Good morning, students. This is second chapter of history, 8th class. From trade to territory, the company establish power. कि जो ब्रिटिश इंडिया में आए वो स्टार्टिंग में ट्रेड करने के पर्पज़ से, और उसके बाद ये इनके कंपनी का जो बाद में टेरिटरी पर एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। फर्स्ट हम 7th स्टैंडर्ड में द मुग़ल एम्पायर चैप्टर पर डिस्कस किए हुए हैं। वी नो औरंगज़ेब वाज द लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्पायर। हम देखें कि जो औरंगज़ेब था ये मुग़ल रूलर्स में सबसे लास्ट पावरफुल रूलर था, और इसके बाद जो भी रूलर्स आए वो काफ़ी वीक थे, क्योंकि इसके कुछ रीजन्स थे। जैसे इसमें हम देखेंगे जमींदारी सिस्टम एंड लोकल जो गवर्नर्स थे, जिसे सूबेदार हम प्रीवियस क्लास में सादत खां के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। इधर हैदराबाद चिनकलीज खां। मतलब हम ये देखें कि जो लोकल गवर्नर्स थे ये अपने आप को दिल्ली से क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे अपने पावर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब औरंगज़ेब का डेथ हुआ 1707 में, उसके बाद ये स्टार्ट होना शुरू हुआ कि जो मुग़ल गवर्नर्स थे, जिसको सूबेदार मतलब जो लोकल गवर्न करते थे एरिया में, ये उसके अथॉरिटी को, जो दिल्ली का अथॉरिटी था उसके अथॉरिटी को डिनाई करना शुरू किए, कि उसके जो भी ऑर्डर्स थे उसको डिनाई करना शुरू किए, और फिर वो अपने आप को फ्री करना स्टार्ट कर दिए। जो भी टैक्सेस थे इसको देना बंद कर दिए। जैसे हम हैदराबाद, अवध, इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे दिल्ली का जो इफ़ेक्टिव पावर था, इफ़ेक्टिव सेंटर्स था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा गया। आफ्टर दैट कि 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश का पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमरजेंस होना शुरू हो रहा है, क्योंकि फॉरेन जो ट्रेड कंपनियां थीं इंडिया में आना शुरू हुए, और ये इसके साथ साथ टेरिटरी पर एक्वायर करना स्टार्ट किए। और इसके क्या रीजन्स थे, ऐसा क्यों हो पाया कि इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। तो हमें इस चैप्टर्स में ये डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पिक है, बहादुर शाह जफर एंड उनके सन्स को अरेस्ट किया जा रहा है कैप्टन हडसन के थ्रू। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट ruler of Mughal Empire
कि बहादुर शाह जफर जो था मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर था। यहाँ पर एक कंफ्यूज पॉइंट्स ये हो सकता है कि अभी हम इसके पहले देखें कि औरंगजेब वाज लास्ट पावरफुल ऑफ मुगल एम्पायर रूलर। तो हम ये देखें कि वहाँ भी मुगल एम्पायर का औरंगजेब क्या था, वो पावरफुल रूलर था, लास्ट पावरफुल रूलर। बट बहादुर शाह जफर वाज लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। ये डिफरेंस है दोनों में कि देयर वेर नो एनी रूलर आफ्टर औरंगजेब who was powerful as previous rulers, but Mughal Empire was as symbolic importance कि वो एक symbolic importance तब भी रखता था। और इसके साथ साथ जब बहादुर शाह जफर का टाइम था, ये 1857, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एक रिवेल हुआ था। तो इनका जो रूलर था 1857 तक था। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो कंपनीज थे ये इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए, क्योंकि बहादुर शाह जफर को फोर्स करके इनको यहाँ से रंगून जाना पड़ा। तो हम आते हैं ये अब मेन पॉइंट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। सबसे पहले हम ये पिक्चर के थ्रू देखेंगे। हाँ, वी नो कि ब्रिटिश आइसलैंड, जो ब्रिटिश आइलैंड है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1600 में इंग्लैंड में एक चार्टर आया, जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के थ्रू बनाया गया ये चार्टर। चार्टर क्या होता है? चार्टर इज अ रिटन फॉर्म ऑफ गारंटी। मतलब गारंटी का एक क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ होता है उसको एज ए स्टैम्प बोलते हैं कि एज ए स्टैम्प। तो उसी तरीके से चार्टर एक होता था कि जो वहाँ के किंगडम पर जो भी चाहे रूलर्स होता था या क्वींस होते थे, उनके थ्रू रिटन होता था और वो एज ए गारंटी होता था। तो उसी तरीके से एक चार्टर बना कि इस चार्टर में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंग्लैंड के ईस्टर्न पार्ट, मीन्स इंग्लैंड जो है उसके ईस्टर्न पार्ट पर रोल राइट क्या करेगा? ट्रेड करे। सोल राइट मीन्स होता है, जैसे सोल वर्ड बात किया जाए, जैसे आप जानते होंगे कि सॉन्ग जब होता है कब सोलो सॉन्ग जानते हैं, इट मीन्स सोलो सॉन्ग मीन्स अकेला कोई। तो इसका हम देखेंगे सोल राइट मीन्स होता है एकाधिकार। कि जो ये चार्टर था, चार्टर में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका ईस्टर्न पार्ट पर क्या होगा? रोल राइट होगा, सोल राइट होगा, कि एकाधिकार होगा कि इसके कंपटीशन में कोई और कंपनी नहीं होंगी। तो ये कंपनी जो है हम यहां देखेंगे, जो ब्रिटिश यहाँ ब्रिटेन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जो डॉट डॉट पॉइंट्स, ये
तो यहाँ से ये अफ्रीका, फिर अफ्रीका से इंडिया आए, जो इनका रूट है। एंड हम प्रीवियस क्लास में केप ऑफ गुड होप के बारे में भी डिस्कस किए थे, ये भी सामने हमें मिलेगा। तो ये ओशियन से होते हुए ये आए, और इनका मेन रीज़न आने का क्या था कि ये चीप प्राइस में गुड्स को खरीदें और उसको हाई रेट में क्या करें, सेल करें यूरोप में। अब इसमें जैसे हम जानते हैं कुछ ऐसे गुड्स थे जैसे स्पाइसेस, जो स्पाइसेस थे ये यूरोप में काफ़ी इसका डिमांड था कि जो मसाला, और ये यहाँ से इसको खरीदते थे और यूरोप में ले जा करके सेल करते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज, इसका ये ऐसे टाइप्स के कंपनीज होते हैं। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इज ए कंपनी इन विच main aim profit, and this company has no any competition than other companies, and this company buy cheap rate and sell dear, means कि ऐसे कंपनी होते हैं कि जो इनका मेन एम प्रॉफिट लेना होता है, उसके साथ साथ इनके साथ किसी भी कंपनी का कंपटीशन ना हो, और जब किसी कंपनी का कंपटीशन नहीं होगा तो ये जो कोई भी गुड्स होगा उसको चीप रेट में, मीन्स सस्ते रेट में खरीदेंगे और उसको हाई रेट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये ऐसे कंपनी को मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया तो यहाँ पर ये देखा कि ऑलरेडी कुछ कंपनीज थे, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वो रॉयल चार्टर था जो इंग्लैंड के क्वीन के थ्रू प्रोवाइड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और रॉयल चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, मतलब ये कह सकते हैं कि जो चार्टर था यूरोपियन और जो कंट्री थे इनको ये प्रिवेंट नहीं कर सका। और इसके साथ साथ और भी जो कंपनीज थे ईस्टर्न मार्केट में ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, और जब इंग्लिश कंपनी अपने शिप को सेल डाउन किया वेस्ट ऑफ अफ्रीका के, एंड उसके बाद केप ऑफ गुड होप, फिर उसके बाद इंडियन ओशियंस को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर पुर्तगीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुका था अपने कंपनी का इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर गोवा। मतलब जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे, हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं कि डिस्कवर कौन किया था, वास्को द गामा। ये इंडिया में सी रोड के थ्रू 1498 में ही डिस्कवर किए, और उस रूट के थ्रू यूरोपियंस के अदर कंट्री भी अपने ट्रेड के साथ इंडिया में एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। इसमें जैसे डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, मीन्स कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया आने जो कंपनी था उसके आने के पहले ये कंपनीज यहाँ पर आ चुकी थी। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम
स्टार्ट होता है कि जो स्टार्टिंग में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्टर्न पार्ट में सोल राइट के साथ वहाँ ट्रेडिंग करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियंस के और कंट्री यहाँ पर एंट्री कर चुके थे। तो हम नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।